हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इससे पहले के लेक्चर में हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत चालुक्य डायनेस्टी को डिस्कस किया था, चालुक्य वंश के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप पल्लव राजवंश, पल्लव डायनेस्टी। नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। पल्लव राजवंश में पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। प्रमुख राजवंश, ठीक है। पल्लव राजवंश के जितने भी शासक थे वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए याद रखेंगे दोस्तों, क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। समयावधि देख लेते हैं कि कब से कब तक पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किया, अपने शासन को चलाया था। तो समयावधि थी 550 ईस्वी से 903 ईस्वी, ठीक है। कई बुकों में यहाँ पे 903 की जगह 807 भी बताया गया है, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। हम यहाँ पर 903 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कब से कब तक का समयावधि है? 550 ईस्वी से 903 ईस्वी तक पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में शासन किया था। दोस्तों, ये जो समयावधि है ये लगभग दक्षिण भारत के चालुक्य राजवंश की समयावधि के समकक्ष है। मतलब दोनों ही राजवंशों ने लगभग एक ही समय पर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक ही समय पर शासन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में किया था। चालुक्य वंश में हमने डिस्कस किया था कि इस समय उत्तर भारत में क्या चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था दोस्तों। तो नॉर्थ इंडिया में पोस्ट गुप्ता एज चल रहा था, पोस्ट गुप्ता एज, ठीक है। गुप्तोत्तर काल चल रहा था उत्तर भारत के क्षेत्र में। चूंकि पल्लव राजवंश चालुक्य राजवंश के समकक्ष ही हैं, तो पल्लव राजवंश जब यहाँ पे शासन कर रहा था दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में पोस्ट गुप्ता एज ही चल रहा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है समयावधि को लेकर दोस्तों, जब 550 ईस्वी में पल्लव राजवंश की स्थापना हुई थी, तो इसके जो शासक थे उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना राजवंश नहीं चलाया था, बल्कि सातवाहन राजवंश के अधीन होकर ये अपना शासन चलाते थे। सीधे सीधे कहने का अर्थ यह है कि पल्लव राजवंश एक स्वतंत्र डायनेस्टी नहीं थी, एक स्वतंत्र राजवंश नहीं था। इसीलिए पल्लव राजवंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। किसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को कहा जाता है। इनकी समयावधि, इनके शासन की समयावधि क्या थी दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। 575 ईस्वी से 575 ईस्वी से लगाकर 600 ईस्वी तक लगभग, ठीक है, इन्होंने शासन किया था। अब देखिए दोस्तों, 550 से 575 ईस्वी के मध्य का जो समय है, इस समय पल्लव राजवंश किसी के अधीन कार्य कर रहा था, सातवाहन राजवंश के अधीन कार्य कर रहा था, उनका सामंत था। लेकिन जब सिंह विष्णु आए 575 ईस्वी में, तो इन्होंने पल्लव राजवंश को स्वतंत्र किया, एक स्वतंत्र डायनेस्टी बनाया, स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित किया। इसीलिए सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है पल्लव राजवंश का। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी, बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पल्लव राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु है। क्यों एक्चुअल फाउंडर कहा गया, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो विस्तृत रूप से लिख लेंगे आप, जैसा मैंने कहा है। कैपिटल देख लेते हैं, राजधानी देख लेते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है, कांचीपुरम। मैप में देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है ये पूरा पल्लव टेरिटरी है, पल्लव राजवंश का राज्य क्षेत्र है। इस राज्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कांचीपुरम स्थित है। यहाँ पर कांचीपुरम वर्तमान तमिलनाडु स्टेट में आता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए, तमिलनाडु में आता है, ठीक है, वर्तमान तमिलनाडु स्टेट में आता है। फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट के साथ में मैप भी बनाएंगे, ताकि यदि आप भूल जाए, सपोज आप यहाँ पे लोकेशंस याद रखते हैं ना दोस्तों, क्या फ़ायदा है इसका, क्या बेनिफिट है।
तो यदि आप कांचीपुरम तमिलनाडु में कहाँ है ये भूल जाते हैं तो ये मैप सहायता करेगा आपको स्टेट को खोजने में। यदि आपको पता होगा कि यहाँ पर कहीं हमने कांचीपुरम लिखा था, यहाँ पर हमने लोकेशन बताई थी, तो ये वाला जो एरिया है ये तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं आप यदि MCQ में अंदाज़ा भी लगाते हैं तो वो अंदाज़ा भी सही बैठता है। ठीक है, ये बेहतर चीज़ें होती हैं याद रखने की, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पल्लव राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप प्रमुख शासक। प्रमुख शासक तो पल्लव डायनेस्टी के प्रमुख शासक, पूरी वंशावली नहीं देखेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन शासकों से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं जिनके बारे में, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो प्रमुख शासकों के नाम नोट डाउन करेंगे। सिंह विष्णु महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन और लास्ट है अपराजित वर्मन। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्मन कौन कौन हुए? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन और अपराजित वर्मन। ये पल्लव राजवंश, पल्लव डायनेस्टी के प्रमुख शासक हैं, इंपॉर्टेंट एम्परर हैं। चलिए सिंह विष्णु से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अब प्रमुख शासकों में सिंह विष्णु, उनके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर, हमने पहले भी देखा है ये वाला फैक्ट, वास्तविक संस्थापक रहे। इनकी एक उपाधि थी, एक टाइटल इन्होंने धारण किया हुआ था, वो था अवनी सिंह। ये कोई नाम नहीं है, उपाधि है सिंह विष्णु की, अवनी सिंह। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्या है टाइटल? अवनी सिंह इनकी उपाधि थी, किनकी? सिंह विष्णु की। दोस्तों सिंह विष्णु ने अपने शासनकाल में जो चोल राजवंश है उनकी कई राज्य क्षेत्र को जीता था। ठीक है, लगभग चोल राजवंश भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन किए हुए थे, तो इनकी कई टेरिटरी को सिंह विष्णु ने जीता था। तो लिखेंगे चोल राजवंश के कई राज्य क्षेत्रों को जीता, क्षेत्र को जीता। किसके द्वारा जीता गया? सिंह विष्णु के द्वारा जीता गया। इस बात का साक्ष्य क्या है, इस बात का प्रमाण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रमाण के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों एक ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र का नाम नोट डाउन करेंगे, वेल्लूर पेलायम। वेल्लूर पेलायम ये एक ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है। वेल्लूर पेलायम है ना, नाम सही से नोट डाउन करेंगे, वेल्लूर पेलायम। सिंह विष्णु के दरबार में एक प्रसिद्ध रचनाकार रहते थे, नाम था भारवी। इन भारवी की चर्चा हमने पहले भी की है, जब हमने चालुक्य की वेंगी शाखा पढ़ी थी, उसमें जो शासक थे विष्णुवर्धन, उनके दरबार में भी ये भारवी रहते थे। बाद में ये सिंह विष्णु के दरबार में आ गए थे। पल्लव राजवंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में भी भारवी रहे थे। इनकी प्रसिद्ध कृति आप लोगों को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, किरीता अर्जुनियम इनकी फेमस कृति है। ठीक है, किरीता अर्जुनियम। सिंह विष्णु के दरबार में भी ये रहे थे। आई होप सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सिंह विष्णु के बारे में। आइए नेक्स्ट शासक देखते हैं, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका टाइटल लिख लेते हैं, इनकी उपाधियां क्या क्या थी। विचित्र चित्त, एक ये उपाधि थी महेंद्र वर्मन की।
काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है इन्हें, महेंद्र वर्मन को। विचित्र चित्त और दूसरी थी गुणधर। गुणधर तो दोनों ही पूछ ली जाती है, दोनों ही टाइटल्स पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन सी उपाधियाँ थी? विचित्र चित्त और गुणधर, इनकी उपाधियाँ थी किनकी? महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, काफ़ी फेमस है। रचना का नाम लिखेंगे, क्या रचना की थी इन्होंने? तो इन्होंने मत्त विलास प्रहसन लिखा था, मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ये कृति इनके द्वारा लिखी गई थी, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को मानते थे, जैन अनुयायी थे, जैन अनुयायी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब ये यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं तब एक तमिल संत आते हैं, अप्पर, जिनका नाम है तमिल संत, काफ़ी फेमस है ये भी, तमिल संत अप्पर। क्या नाम था उनका? अप्पर नाम था। इनके प्रभाव में महेंद्र वर्मन प्रथम शैव धर्म को अपना लेते हैं। तो ये अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, कौन क्या बन जाते हैं? शैव धर्मावलंबी बन जाते हैं, शैव धर्म को अपना लेते हैं, शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। किसके प्रभाव में आके? तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये जैन अनुयायी जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लेते हैं। सरल शब्दों में ऐसा लिखेंगे आप। चलिए, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में इतने ही फैक्ट थे। आगे नेक्स्ट शासक देखते हैं। अगला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ये वही शासक है जिसने पुलकेशन द्वितीय को हराया था, जो कि चालुक्य वंश की वातापी शाखा के शासक थे। पुलकेशन द्वितीय काफ़ी प्रतापी शासक रहे थे उस शाखा के। 642 ईस्वी में ये युद्ध होता है। हमने जब चालुक्य वंश की वातापी शाखा पढ़ी थी उसमें विस्तृत रूप से देखा था, यहाँ पे भी देख लीजिए। 642 ईस्वी में क्या होता है? पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशियन सेकेंड द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम का युद्ध होता है, इनके मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में नरसिंह वर्मन की जीत होती है, इनकी विक्ट्री हो जाती है। पुलकेशन द्वितीय हार जाते हैं और माना जाता है इनकी मृत्यु भी हो गई थी इस युद्ध में। चूंकि नरसिंह वर्मन की जीत हो जाती है और पुलकेशन द्वितीय उस समय चालुक्य वंश के राजा थे और उनकी राजधानी वातापी हुआ करती थी, तो नरसिंह वर्मन वातापी पे शासन कर लेते हैं। इसीलिए एक ये उपाधि धारण करते हैं, वातापी कोंड। बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत फेमस फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हमें रीज़न पता होगा तो हम इजीली जान पाएंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम है जिन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किस लिए धारण की थी? तो इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराया था, जो कि चालुक्य वंश की वातापी शाखा के शासक हुआ करते थे। और उनके शासनकाल में वातापी शाखा की जो राजधानी थी वो क्या थी? वातापी थी, जिन्हें नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने कब्जे में ले लिया था और एक उपाधि, एक टाइटल धारण किया था वातापी कोंड का। इनकी एक और उपाधि थी, इन्हें मामल्ल भी कहा जाता था, मामल्ल, ठीक है, ये वाला टाइटल भी था। तो ये दोनों टाइटल इंपॉर्टेंट है। मामल्ल भी कहा जाता था किन्हें? नरसिंह वर्मन को, और एक और थी वातापी कोंड की उपाधि। दोस्तों इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में। कहाँ पर? स्थान का नाम लिखेंगे महाबलीपुरम। ये भी तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम। यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, एकाश्म मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एकाश्म मंदिर, एकाश्म टेम्पल की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा एकाश्म मंदिर की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? महाबलीपुरम में की गई थी। एकाश्म मंदिर, ये क्या है? एक रथ है दोस्तों, है ना। इसे सप्त रथ के नाम से भी जाना जाता है। एकाश्म मंदिर को सप्त रथ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सप्त रथ की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। किस शासन काल में हुई थी? तो पल्लव राजवंश के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पर स्थित है एकाश्म मंदिर या सप्त रथ? तो महाबलीपुरम में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी टाइप से हर अंदाज में क्वेश्चन को लिख लेंगे, हर अंदाज में फैक्ट को लिख लेंगे, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए हमारे माइंड में वो रीड हो जाए।
नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद में अब हम पढ़ेंगे नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। नोट डाउन करते चलिए साथ में। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इनकी उपाधि राजा सिंह इनकी उपाधि थी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 2 फेमस मंदिर बनवाए थे, उन टेम्पल्स का नाम लिखेंगे। एक है राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका इसी राज सिद्धेश्वर मंदिर का एक अन्य नाम से भी ये फेमस है, जो है कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर, उसी मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। और किसने बनवाया था? ये नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है इसकी बात कर लेते थे। कांचीपुरम में स्थित है। स्थान कांचीपुरम। इस मंदिर की विशेषता क्या है दोस्तों? तो इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहीं से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इस टेम्पल में यूज किया गया था सबसे पहले द्रविड़ स्थापत्य कला का। द्रविड़ स्थापत्य, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थापत्य कला। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर में सबसे पहले द्रविड़ स्थापत्य कला का उपयोग किया गया था। कहाँ पर यह मंदिर स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। किस राजा के द्वारा बनाया गया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। किस राजवंश के अंतर्गत बनाया गया था? पल्लव राजवंश, पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत ये मंदिर बनाया गया था। कौन सा? राज सिद्धेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, सौर मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये आपका महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम में ये स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर की एक और विशेषता है दोस्तों, वो भी नोट डाउन करेंगे। इसमें राजा और रानियों के, तात्कालिक राजा और रानी जो थे, उनकी आदमकद अर्थात पूरी की पूरी फ्रेम बनी हुई है, पूरी तस्वीरें बनी हुई है और वहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, कौन से मंदिर में? राज सिद्धेश्वर मंदिर में, कैलाशनाथ मंदिर में। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए, कभी ना कभी पूछा जा सकता है ये वाला फैक्ट भी। आदमकद मूर्तियाँ बनी हुई है या फिर तस्वीरें बनी हुई, कौन से मंदिर में? राज सिद्धेश्वर मंदिर में, कैलाशनाथ मंदिर में। दोस्तों, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में, इनके शासनकाल में, इनके दरबार में एक प्रमुख रचनाकार रहते थे, नाम था उनका दंडी। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? पल्लव राजवंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे दंडी रचनाकार। इनकी 2 मुख्य रचनाएं काफ़ी फेमस है, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दंडी द्वारा लिखी गई रचनाएं काव्यदर्श, नाम लिखेंगे काव्यदर्श, और एक और है 10 कुमार चरित। ये दोनों ही रचनाएं दंडी के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 कुमार चरित के लेखक का नाम क्या है? रचनाकार का नाम क्या है? तो पता होना चाहिए दंडी। काव्यदर्श के रचनाकार का नाम क्या है? तो पता होना चाहिए कि वे दंडी थे। दंडी किनके दरबार में रहते थे? पल्लव राजवंश के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं, अगले शासक की ओर चलते हैं। अगले शासक हैं आपके नंदीवर्मन। इनके बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। नंदीवर्मन, इन्होंने भी 2 टेम्पल्स का निर्माण किया था। कौन कौन से थे? मुक्तेश्वर मंदिर, ये कांचीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में काफ़ी मंदिर है दोस्तों, लगभग 130 मंदिर हैं कांचीपुरम में। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कांचीपुरम मंदिरों की नगरी है, समझ लीजिए कांचीपुरम। तो मुक्तेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नंदीवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। एक और मंदिर उन्होंने बनाया था, बैकुंठ पेरुमल मंदिर।
मंदिर। ये सारे के सारे टेम्पल किस स्टेट में है दोस्तों? तो तमिलनाडु स्टेट में है। मंदिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर नंदीवर्मन के द्वारा बनाया गया था। इससे ये वैष्णव मत को मानते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये पॉइंट लिख लेंगे इनके बारे में, वैष्णव मत के अनुयायी। ठीक है, केवल यही फैक्ट है नंदीवर्मन के बारे में। 2 टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। किसने निर्माण करवाया था? नंदीवर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था, जो कि पल्लव राजवंश के शासक हुआ करते थे। लास्ट शासक है आपके अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लव राजवंश के भी लास्ट आखिरी शासक थे। अपराजित वर्मन, तो ये पल्लव राजवंश के अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक। इनके बाद में पल्लव राजवंश खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अपराजित वर्मन का नाम याद रखेंगे। पल्लव राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अपराजित वर्मन थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पल्लव राजवंश के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा। इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी, लंबे समय तक याद रहेगी। अब लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।